नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। इस चैनल पर मैंने अब तक 86 वीडियो अपलोड किया है, जिनका संबंध मुख्यतः सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों से है। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैंने कतिपय ऐतिहासिक विषयों पर भी, जो समसामयिक विषय थे, उन पर भी कतिपय वीडियो को अपलोड किया है। आज के वीडियो का संदर्भ बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड इन कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ बिहार। बिहार में जो सहकारिता के क्षेत्र में कतिपय इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। देखिए, मैं सभी लोगों को कहता हूं, चाहे वे कोऑपरेटर हों या सहकारिता विभाग के अधिकारी हों, कि सहकारिता के क्षेत्र में हमारी कतिपय ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिसे बाद में पूरे देश ने अपनाया है। इसलिए सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों को लेकर हमें क्षमा प्रार्थी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है उसे प्रसारित करने का और उन उपलब्धियों पर गर्व अनुभव करने का। मैं खासकर जो यंग जनरेशन्स के ऑफिसर्स हैं, उनको यह बताना चाहता हूं कि बिहार ने बहुत प्रारंभ से ही सहकारिता क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना शुरू किया था। आपको विदित है कि 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित करके सहकारिता क्षेत्र को विनियमित करने का पहला प्रयास किया गया था, और 1909 ईस्वी में ही हमारे यहाँ रोहिका यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट, रोहिका कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन का गठन हो गया था। 1912 में हमारे यहाँ प्रथम रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति हो गई, और 1914 में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी निबंधन हो गया था। लेकिन आज का संदर्भ मैं शुरू करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2021 में केंद्रीय सरकार में एक पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन को लेकर, और उसके साथ ही सहकार समृद्धि की प्रस्तुत परिकल्पना को लेकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को एक कार्य योजना को अनुमोदित किया था, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में देश के लगभग विभिन्न क्षेत्रों में 2 लाख नए पैक्सों, फिशरीज कोऑपरेटिव्स और डेयरी कोऑपरेटिव्स के गठन का उद्देश्य रखा गया था। पैक्सों के लिए पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स के गठन की बात कही गई थी इस कार्य योजना में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य में वर्ष 2008 में ही पंचायत स्तर पर पैक्स का गठन किया जा चुका है। वर्ष 2008 में जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया, तो उसकी धारा 44 क थ की उपधारा 2 के अंतर्गत पैक्स को पंचायत का सहंतक बनाया गया, और पैक्स का कार्यक्षेत्र पंचायत तक सीमित किया गया। यह एक उल्लेखनीय कार्य था जिसे बाद में पूरे देश ने अपनाया है। धारा 44 क थ की उपधारा 6 में ही यह प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक पैक्स के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यस्त व्यक्ति उस पैक्स का सदस्य होगा या सह सदस्य होगा। यह पैक्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, जिसको हमको समझने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी भी 8463 पैक्स दर्शाए जा रहे हैं। यद्यपि पंचायतों की संख्या घटकर 8053 हो गई है, तो शेष 410 जो पैक्स हैं, उनका कार्यक्षेत्र नगर निकायों में चला गया है, जिसके पुनर्गठन कार्य किया जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की परिकल्पना को हमने 2008 में ही प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स गठन
का प्रावधान करके मूर्त रूप दे दिया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2013 में जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया तो अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अति पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद और पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद आरक्षित रहेंगे। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 13 है, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 15 है और शीर्ष स्तरीय सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 17 है। तो 2013 के संशोधन के द्वारा प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति में 2 स्थान अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, 2 स्थान अति पिछड़े वर्ग के लिए और 2 स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। यह एक अभिनव प्रयोग था और इस तरह के आरक्षित स्थानों में, इस तरह के लिए आरक्षित प्रत्येक वर्ग के स्थानों में से एक स्थान महिला के लिए आरक्षित किया गया। अर्थात यदि 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था 2 स्थान, तो उसमें से 1 स्थान महिला के लिए। इसी तरह 2 स्थान यदि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित था तो उसमें से 1 स्थान महिला के लिए, और यदि अति पिछड़े वर्ग के लिए 2 स्थान आरक्षित है तो उसमें से 1 स्थान महिला के लिए आरक्षित किया गया। और जो दूसरा स्थान हुआ वह ऐसा नहीं था कि केवल पुरुषों के लिए था, वह भी महिलाओं के लिए ओपन था, वह सभी लोगों के लिए ओपन था। इसी तरह जो स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित नहीं थे, उन स्थानों में भी 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, जिनकी न्यूनतम संख्या 2 निर्धारित की गई। इस संशोधन नियम में भी स्पष्ट कर दिया गया कि आरक्षण के प्रावधान को राज्य सरकार केवल विशेष परिस्थिति में ही सामान्य विशेष आदेश के द्वारा अवर्जित कर सकती है, अन्यथा प्रबंध समिति में आरक्षण का प्रावधान या सामान्यता लागू रहेगा। अब यह एक महत्वपूर्ण कार्य था और इस महत्वपूर्ण कार्य की महत्ता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि जब केंद्र सरकार ने 2002 के बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन किया 2021 में, और 2023 में जाकर यह नोटिफाई हुआ, जिसे बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाता है। उसमें सहकारी सोसाइटियों के प्रबंध समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 21 निर्धारित की गई, जिसमें से 1 स्थान अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो केंद्र सरकार ने उस मॉडल को 2023 में अपनाया, जिसे हम 2013 में ही मूर्त रूप दे चुके थे, और हमने आरक्षण के दायरे को भी विस्तृत किया था। ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन इधर एक डेवलपमेंट हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक विधानमंडल में ने एक कानून पास करके जो एकल पद हैं सहकारी समितियों में, जैसे चेयरमैन का पद है या वाइस चेयरमैन का पद है, उनका आरक्षण भी रोटेशन के आधार पर SC, ST, OBC और महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के तर्ज पर देने का फैसला किया है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक सरकार का है, जो 2025 में किया गया है, कर्नाटक विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। यद्यपि हमने पहले ही 2013 में ही आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। यह दूसरी बात है कि हमने एकल पद को आरक्षित नहीं किया है, और इस पर भी काफ़ी सारे हमारे स्तर से हमारे यहाँ प्रयास हुआ था, लेकिन अभी भी उसे कार्यरूप नहीं दिया गया है। तो 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट इनिशिएटिव की मैंने चर्चा की। पहले 2008 में पंचायत स्तर पर पैक्स का पुनर्गठन, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में स्वीकृति दी, और दूसरा 2013 में सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में आरक्षण की व्यवस्था, जिसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 में भी स्वीकार किया गया। और उससे आगे बढ़कर कर्नाटक सरकार ने तो एकल पद जो वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के हैं, उनके लिए भी आरक्षण का कर्नाटक विधानमंडल ने प्रावधान किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण
जो हमारे यहाँ से इनिशिएटिव लिया गया था वह था एक स्वतंत्र निर्वाचन निकाय का गठन, जो सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन की लिए जिसको जिम्मेवारी दी गई थी। और जो हमारा बिहार सहकारी, और यह प्रावधान हमने 2018 में किया था कतिपय सहकारी समितियों के लिए, जिसे 2011 के संशोधन अधिनियम द्वारा जो 2012 में गजट नोटिफाई हुआ, सभी सहकारी समितियों के लिए लागू किया गया। और हमारे यहाँ जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 का की एक उपधारा 1 के अनुसार कि 1935 के अधिनियम के निबंधित सभी सोसाइटियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 तथा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं उसके अधीन बनी नियमावली के अंतर्गत कराया जाएगा। तो 2008 से हमने परंपरा शुरू कर दी थी कि सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन निकाय हो, और यह निर्वाचन निकाय बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के रूप में सामने आया। और 2012 में हमने 1935 के अंतर्गत निबंधित सभी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन को सौंप दी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंप दी। और जब वर्ष 2013 में हमने बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 में संशोधन किया, तो इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित सभी सहकारी समितियों का, अर्थात सभी स्वावलंबी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन की जिम्मेवारी भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को दे दी गई। कहने का मतलब है कि हमने बहुत पहले ही सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन कर लिया, और यह एक अभिनव प्रयोग था, देश में अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब वर्ष 2023 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में संशोधन किया गया संसद द्वारा, तो उसमें भी एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के पद का प्रावधान किया गया। हमने 2008 से शुरू किया था और 2012-13 तक उसको पूरी रूप से लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने उस मॉडल को 2023 की मल्टी सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट के तहत के बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए भी एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का प्रावधान किया। एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मॉडल को फिर देश में लागू किया गया। और फिर एक और जो 2025 में संशोधन है, उसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत जीविका सहकारी समितियों के लिए एक प्रावधान किया गया है। और इसमें कहा गया है, इसमें 2025 के संशोधन अधिनियम में एक 11 ग जोड़ा गया है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में, और यह कहा गया है कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित समितियां जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित एवं संपोषित है, वैसी समितियों को इस अधिनियम के अधीन निबंधित संबंधक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। देखिए, इसमें है कि हम लोगों ने एक बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का निबंधन किया था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, और 2025 में जो संशोधन हुआ उसके द्वारा सभी जीविका सहकारी समितियों को भले वे 1996 के अधिनियम के अंतर्गत निबंधित हो, इसकी संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। और आप सभी जानते हैं कि जीविका सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। एक अन्य हमारा जो अभिनव प्रयोग था, जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस था, बेस्ट इनिशिएटिव था, वो बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 था। यह अधिनियम सहकारी समितियों को स्वायत्तता देने की भावना से प्रेरित था, और इसके माध्यम से निबंधक सहयोग समितियां का नियंत्रण 1996 के अधिनियम के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियों पर कम किया गया था। इसमें एक प्रावधान यह किया गया था कि धारा 39 के अंतर्गत एक सहकारी अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया था, और वर्ष 2002 में बिहार स्वावलंबी सहकारी अधिकरण नियमावली के अंतर्गत नियमावली का निर्माण किया गया। उसके अंतर्गत सहकारी गठन का अधिकार का निर्माण भी किया गया है सहकारी अधिकरण का। और यह सहकारी अधिकरण निबंधन से संबंध में, सदस्यता के संबंध में, सहकारी समितियों के अवक्रमण के संबंध में, सहकारी समितियों के निर्वाचन के विवाद के संबंध में सुनवाई करता है। इस संबंध में सुनवाई करने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है। यह भी एक हमारा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हुआ करता था सहकारी समितियों को स्वायत्तता देने की दिशा में। अब ऐसा उससे भी हट कर हमने कई विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के गठन का भी इनिशिएटिव लिया। जैसे वर्ष 2010 में हमने प्रखंड स्तर पर एक फिशेस कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, सभी सहकारी सोसाइटियों का
संविलियन करके, जो मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ थीं उनको सम्मिलन करके प्रखंड स्तर पर एक FCS का गठन किया गया और उसका कार्यक्षेत्र प्रखंड तक सीमित किया गया। आज भारत सरकार भी मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के गठन को ग्राम स्तर पर ले जाने की बात कर रही है, लेकिन हमने वर्ष 2010 में ही प्रखंड स्तर पर इसका गठन कर दिया था। इसी तरह हमने FPO का गठन किया है। लगभग 100 FPO का गठन हम कर चुके हैं, जो सहकार से समृद्धि की संकल्पना से जुड़े हुए हैं। और हमने एक और हमारा अभिनव प्रयोग था प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन, और उसके लिए फिर प्रमंडल स्तर पर हमने यूनियन का निर्माण किया और राज्य स्तर पर एक वेस्टफेड संगठन का फेडरेशन का निर्माण किया। और जो फिर पुनः हमने प्रखंड प्राथमिक मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति लिमिटेड का गठन किया और इसका एक यूनियन भी बनाया है। प्रखंड मखाना उत्पादक प्रसंस्करण विपणन सहकारी समिति, प्रखंड बकरी पालन सहकारी समिति का निबंधन का कार्य भी किया जा रहा है। तो मैंने आपको जो हमारे इनिशिएटिव्स थे उसके बारे में आपको हमने चर्चा की। अब मैं जितने भी इनिशिएटिव्स थे ये रेगुलेटरी इनिशिएटिव थे, रेगुलेटरी सेक्टर में आते हैं, और मैं अब डेवलपमेंट सेक्टर में जो इनिशिएटिव्स हुए उनकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। और डेवलपमेंट सेक्टर में भी हमारे इनिशिएटिव्स में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जब भारत सरकार विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत प्रखंड पैक्स स्तर पर गोदाम निर्माण की बात कर रही है और उसके अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर के निर्माण की चर्चा की जा रही है, हमने वर्ष 2020-21 में ही पैक्स के स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर निर्माण का एक संकल्प व्यक्त किया था और उस पर एक कार्य आरंभ किया गया था और इसके लिए 440 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे ताकि किसानों को उन्नत कृषि उपकरण सामान्य दर पर सस्ते दर पर उपलब्ध हो सके। और इसमें लगभग 3,2978 पैक्सों को आच्छादित किया गया, उन्हें 15 लाख रुपये प्रदान किया गया, जिसमें 50% सब्सिडी था और 50% लोन था। और इन 15 लाख रुपये के माध्यम से किसान पैक्स उन्नत कृषि उपकरण की खरीद कर सकते थे, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर इत्यादि, और वे किसानों को उचित भाड़े पर कृषि कार्य के लिए उपलब्ध करा सकते थे। इसी तरह हमारा एक अन्य कार्य था, हमने शुरू किया था, वह था गोदाम निर्माण कार्य। पैक्स और व्यापार मंडल के स्तर पर भौतिक अवसंरचना का निर्माण कार्य। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जब विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना को सामने लाया था और पैक्सों को में इसमें लागू करने की बात की जा रही थी, तो भारत सरकार को जब बताया गया, सहकारिता मंत्रालय को बताया गया कि हमारे यहाँ एक अन्य योजना कार्य कर रही है जिसमें 50% लोन और 50% सूद रहित लोन और 50% अनुदान है, तो भारत सरकार के अधिकारियों ने इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया था। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पैक्सों और चयनित पैक्सों और व्यापार मंडल में 200 MT, 500 MT और 1000 MT के गोदाम का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इस तरह लगभग 16 लाख MT के भंडारण क्षमता का सृजन कर लिया गया है। जो हमारे यहाँ 1000 MT के गोदाम हैं उनका प्राकलन 72,67,954 रुपया है। जो हमारे यहाँ 500 MT गोदाम है उनका प्राकलन 34,59,000 है। इसी तरह से 200 MT के लिए गोदाम के लिए भी 17,12,800 रुपये का प्रावधान किया गया। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें 50% अनुदान है और 50% ऐसा लोन है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और इसको 10 वर्षों में 20 किस्तों में चुकाना है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा थी और इसको बहुत केंद्र सरकार के स्तर पर एप्रिसिएट किया गया। और हम थोड़ी से आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना भी लागू है। यह वर्ष 2023-24 से लागू है और इसके अंतर्गत किसानों को यह सुविधा दी गई है, पैक्सों को यह सुविधा दी गई कि वे अच्छे कार्य करें और जो अच्छे कार्य करेंगे वहाँ राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार 3 पैक्सों को दिया जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक जिला में भी अच्छे कार्य करने वाले पैक्सों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। जो जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनको 5 लाख रुपया, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख दिया जाएगा। और राज्य स्तर पर जो अच्छा कार्य करेंगे पैक्स, उन्हें प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 10 लाख
और तृतीय पुरस्कार के रूप में 7 लाख की राशि प्रदान किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अभिनव इनिशिएटिव है ताकि पैक्सों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित की जाए और यह योजना निरंतर जारी है। अब मैं आपसे एक अन्य हमारा जो इनिशिएटिव था बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो 2018 से लागू किया गया उसकी भी चर्चा करता हूँ। यह अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयोग था। उस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया था और हमारे यहाँ भी ये योजना चल रही थी, लेकिन इस योजना में जो प्रीमियम की प्रदान किया जाता था उससे कहीं कम क्षतिपूर्ति की राशि मिल जाती थी। तो इसलिए राज्य के स्तर पर यह बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया ताकि किसानों को बिना प्रीमियम के कम प्रीमियम पर अधिक लाभ मिल सके। और इस योजना में कहा गया कि रैयत किसान और गैर रैयत किसान या रैयत और गैर रैयत जो आंशिक रूप से रैयत है और आंशिक रूप से गैर रैयत है, तीनों कैटेगरी के लिए लाभ देने का प्रावधान किया गया। और इसमें कहा गया कि थ्रेशोल्ड उपज दर की तुलना में उपज दर में 20% तक हास की स्थिति में सत्यापन के उपरांत 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से 2 हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपया राशि देने का प्रावधान किया गया। और यदि फसल क्षति 20% से ज़्यादा होता है तो सत्यापन के उपरांत 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर और जो अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपया होगा, इसका प्रावधान किया गया। और लाभुक किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई। यह उस समय के लिए एक काफ़ी अनूठा प्रयोग था, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री फसल बीमा में काफ़ी सुधार कर दिया गया है और किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और हमारे बिहार राज्य में भी इसको अपनाने की बात चल रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण जो हमारा स्कीम था वह धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति, आप इससे परिचित हैं। ये सारा काम मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाता है और डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जाता है। एक अन्य अभिनव प्रयोग किया गया है बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना। इसके अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का निबंधन किया गया है, प्रखंड स्तर पर यूनियन का निर्माण किया गया है और एक फेडरेशन का भी निर्माण किया गया है राज्य स्तर पर। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि सभी सदस्यों को ऑनलाइन सदस्यता प्रदान किया जाएगा और प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक समितियों में 10,000 वर्ग फीट भूमि पर स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए सब्जी हाट के साथ साथ प्रबंधन कार्यालय, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग सेट, सब्जी वाहनों के लिए लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म आदि का निर्माण किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उपज मूल्य दिलाना है ताकि वे बिचौलिए से बच सके और सहकारी सोसाइटी उनके खरीद करके उनकी मार्केटिंग कर सके। और इसके लिए एक इस योजना का ब्रांड नेम तरकारी दिया गया है। जैसे कम्फेट के दूध योजना का ब्रांड नेम सुधा है, उसी तरह से इसे तरकारी इसका नाम दिया गया है। और ऑनलाइन तरकारी पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। इस ऑनलाइन व्यवस्था में भी बहुत ही सुधार की ज़रूरत है ताकि ग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब मैंने मोटा मोटी आपसे जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव थे उसकी चर्चा आपसे मैंने कर दी। और मैं अब जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हमने किए वो इनिशिएटिव लिए उसकी मैं चर्चा बहुत संक्षेप में करता हूँ। जैसे हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन मेंबरशिप ऑफ पैक्स एंड प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रदान किया है कि प्राइमरी पीवीसीएस और पैक्स की संस्था के लिए ऑनलाइन मेंबरशिप आवेदन दिया जा सकता है। इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है। फिर बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी वोटर लिस्ट निर्वाचन की सहकारी समितियों के निर्वाचन की सारी प्रक्रिया को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने का प्रयास किया है। प्रोक्योरमेंट सिस्टम से हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट ऐप है, ऑनलाइन खरीदारी की व्यवस्था होती है, हम आपको बता ही चुके हैं। साथ ही हमारे यहाँ 24/7 एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सुगम है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वो है सपोर्ट टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एड्रेस क्वेरीज, लॉज ग्रीवांसेज एंड कम्युनिकेट रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवांसेज टू कंप्लेंट्स के लिए है। इसी तरह जेम पोर्टल के माध्यम से हमने खरीदारी किया, एग्री इक्विपमेंट्स की मैंने चर्चा की है और ऑनलाइन बुकिंग का भी प्रावधान किया है कि कोई किसान यदि जेम पोर्टल पर खरीद किए गए कृषि उपकरणों की प्राप्त करना चाहता है भाड़ा देकर तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकता है। इसी तरह हमने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए भी डिजिटल सहायता है और डीबीटी पर आधारित पेमेंट है, यह इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। फिर हमने एक ERP इंट्रोड्यूस किया है तरकारी स्कीम के लिए।
फिर तरकारी मार्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खरीदारी हो सकता है, उसकी चर्चा मैंने अपने आपसे कर दी है। और फिर हमने पैक्स कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से पैक्सों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया है और लगभग 3000 पैक्स हमारे यहाँ ई पैक्स की श्रेणी में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा नहीं है कि हमने सहकारी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। 2008 से ही हमने नया इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, जो प्रक्रिया आज भी जारी है। ज़रूरत है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न बैठकें होती हैं, इसमें हमारी इन उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाए और भारत सरकार ने भी हमारी इन उपलब्धियों को हाईलाइट किया है, अप्रिशिएट किया है, ये हमें जानना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।